गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनके थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसमें बच्चों के डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह से वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, एक एक करके मैं सभी मुद्दों को एक एक बिंदु के साथ अटैच करते हुए आगे बढ़ूंगा। आगे की वीडियो में और भी जो आपके डाउट्स हैं उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपका जो रिजल्ट है, और रिजल्ट से मैं डायरेक्टली जंप करना चाहूंगा उस सेक्शन पे, दैट मींस डॉक्यूमेंट वाला जो सेक्शन है उसकी तरफ हम डायरेक्टली जंप करेंगे। आगे की वीडियोस में आपको जो प्रेफरेंस है वो कैसे भरना है, इस रिगार्डिंग भी हम जो वीडियो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम जो बिंदु है हमारा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, दो जो पार्ट है उसको लेकर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक नोट मेंशन है, और इस नोट से ही हम अपनी बात को शुरू करते हैं। नोट मेंशन है यहाँ पर, बिफोर डिक्लेयरिंग द फाइनल रिजल्ट द वेरियस अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैव सेंट द एडिशनल रिक्रूटमेंट ऑफ द वैकेंसीज इन टर्म्स ऑफ 15 राजस्थान। जो भी वैकेंसीज अभी होल्ड पे है कहीं पर, या फिर इस ड्यूरेशन में अगर कोई मान लीजिए ऐसा बंदा है जो रिटायर हुआ है इस ड्यूरेशन में, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। Merit has been prepared consider total aggregate marks obtained by the candidate written test appearing। ठीक है, तो ये वाली सारी बातें आपको पता है कि जो मेरिट बन रही है उसमें रिटर्न और आपका जो टाइपिंग है दोनों को कंप्राइज करके, दोनों को साथ में जोड़कर जो मेरिट है वो बनाई जा रही है। और डिटेल शेड्यूल ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज आल्सो बीइंग डिक्लेयर्ड हियर विद ऑल द कैंडिडेट सिलेक्टेड प्रोविजनली। ठीक है, टू बी रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट एंड डायरेक्ट टू अपीयर पर्सनली फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फेलिंग विच कैंडिडेट्स ऑफ द कैंडिडेट में बी रिजेक्टेड। देखो यहाँ पर एक जो पहला प्रश्न है बच्चों ने मुझसे पूछा है, क्या सर जो वेटिंग में है, जो रिजर्व लिस्ट में है, क्या उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है? अभी नहीं जाना। ये पहला बिंदु जो है यहाँ से क्लियर हो रहा है। जो प्रोविजनली जिनको सेलेक्ट किया गया है सिर्फ उन्हीं बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट बियरिंग, और ये कुछ जो रिट्स वगैरह लगी हुई थी उसके अकॉर्डिंग जिनके रिजल्ट होल्ड किए गए हैं। ठीक है, ये उसको लेकर बिंदु है। अब आगे बढ़ते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ ऑल पेंडिंग लिटिगेशन इंक्लूडिंग, ये भी कुछ लिटिगेशंस भी अलग से लगे हुए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा और आगे चलता हूं और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी तरफ डिस्कस करना शुरू करते हैं। कैटेगरी वाइज रिजर्व लिस्ट ऑफ सुटेबल कैंडिडेट टू द एक्सटेंड ऑफ 50% ऑफ फाइनल इंटीमेटेड वैकेंसीज हैज बीन प्रिपेयर्ड। जो वेटिंग लिस्ट आप देख रहे हो उसमें 50% कैंडिडेट जो है वो है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो कोई भी अगर कैंडिडेट, मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए नहीं आता या फिर ज्वाइन नहीं करता, दोनों ही केसेस में, और ज्वाइन नहीं करने का मतलब यही हुआ कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आए ही नहीं, या फिर किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम हो, डॉक्यूमेंटली कोई इश्यू हो। अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं आए या फिर डॉक्यूमेंट में उसके किसी भी तरह की दिक्कत हो, ऐसे सारे कैंडिडेट की जगह रिजर्व जो लिस्ट है उससे कैंडिडेट को यहां पर क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। फॉलोइंग डिसीजन आर वर टेकिंग इवेल्युएशंस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैं डायरेक्टली जो आपका प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये पार्ट सेकंड, और यहां पर पार्ट थर्ड जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर डेट ऑफ वेरिफिकेशन है, जो भी सिलेक्टेड बच्चे उनके लिए पूरा का पूरा जो डेट शेड्यूल किया गया है 27/6 से आपका स्टार्ट है, और ये 2 जुलाई तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने हैं। ठीक है, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, ये आपका लोकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पर होगा, रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन एट राजस्थान हाई कोर्ट, न्यू बिल्डिंग। ठीक है, डांगियावास बाईपास जोधपुर। ठीक है, यहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट आता सबसे पहले जो आपका बिंदु है, उन एक एक बिंदु को मैं टच करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला बिंदु आता है बर्थ सर्टिफिकेट। अब यहां बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब, यहां बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब क्या क्या हो सकता है वो देखिए। बर्थ सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑब्वियस आपने 10th 12th पास किया है
तो अलग से बर्थ सर्टिफिकेट भी कोई भी आवश्यकता नहीं है, उसी के थ्रू आपके बर्थ सर्टिफिकेट की जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप मान लीजिए अभी तक आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया, जैसे कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर मैंने तो भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाया नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो 10th-12th का मार्कशीट है उसी के थ्रू आपका बर्थ सर्टिफिकेट का जो काम है वो करेंगे, तो अलग से बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर जो बर्थ सर्टिफिकेट के बाद में आगे की बात है, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई बात ही हम आगे करें। सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर लिखा है 10th-12th, तो 10th-12th तो चाहिए, और साथ ही हमें क्या चाहिए, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स ऑफ द सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, डिग्री एंड मार्कशीट्स ऑफ ग्रेजुएशन इशूड। देखिए यहाँ पर मार्कशीट्स का मतलब क्या है, आपको सेपरेटली, अगर मान लीजिए आपने बीटेक किया तो आपके सेमेस्टर है, अगर आपने बीए किया है तो आपके ईयर में कैलकुलेशन चलिए, तो तीनों साल की मार्कशीट चाहिए। अगर मान लीजिए 8 सेमेस्टर है तो 8 के 8 सेमेस्टर की मार्कशीट आपको चाहिए, ठीक है, तो सारे मार्कशीट आपको चाहिए होंगे। इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बिंदु आता है कि सर जैसे कुछ बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि सर मेरे 10th की जो मार्कशीट है उसमें फादर नेम के बीच में स्पेस है, और या फिर मैं उल्टा बोल दूं, फादर नेम के बीच में स्पेस नहीं है, लेकिन 12th की मार्कशीट और जो सर ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, इस बिंदु को आप कैसे भी समझ सकते हैं कि मेरे 10th-12th में ठीक है लेकिन ग्रेजुएशन में इशू है, या 10th में और ग्रेजुएशन में ठीक है 12th में इशू है। तो इस तरह की अगर आपके प्रॉब्लम है तो उसको लेकर चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसके लिए आप सेपरेटली एक एफिडेविट डालेंगे और उसमें आप प्रॉपरली पूरा मेंशन कर देंगे मेरी 10th की मार्कशीट ये है जिसका सीरियल नंबर ये है, उसमें फादर नेम ये लिखा हुआ है, और 12th की मार्कशीट है जिसका सीरियल नंबर ये है, उसमें फादर नेम ये लिखा हुआ है। दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है, और आप अपने फादर या आपका खुद का जो प्रॉब्लम चल रहा है उनका एक लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि जैसे अगर आपके फादर नेम में प्रॉब्लम है तो फादर जो है आपके, उनका आप एक आधार कार्ड उस एफिडेविट के साथ संलग्न कर दीजिए। ये वाला काम आपको करना है एफिडेविट लेवल पर। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू कैटेगरी। कैटेगरी से जुड़े हुए जो सर्टिफिकेट है उनकी अगर बात करें, सबसे पहले ओबीसी एमबीसी सर्टिफिकेट इशूड नॉट प्रायर टू 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। वो प्रायर नहीं होने चाहिए, 1 साल पहले के नहीं होने चाहिए। जो डेट सबमिशन का है ऑफ द एप्लीकेशन, सबमिशन की लास्ट डेट थी 22/9/2022। इसका मतलब 22/9/2022 तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, 22/9/2021 तक यहाँ आप ये मानिए कि इस ड्यूरेशन में आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए। इन केस ओबीसी एमबीसी सर्टिफिकेट इशूड बिटवीन 22/9/2019, और इसके पीछे का कारण है एंड 21 यानी कि 21/9/2021, एन एफिडेविट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलोंग विद कास्ट सर्टिफिकेट हैज टू बी प्रोसीड, ठीक है, टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक। तो आपको क्या करना है, अगर इस ड्यूरेशन के बीच का है तो आपको क्या करना है कि एक एफिडेविट डालना है, और उसमें ये प्रॉपरली आपको मेंशन करना है कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट का है। एक बात अच्छे से समझिए आप, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये क्वेरी किया है कि सर मेरा इस डेट के अंदर भी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है। अगर इस डेट के अंदर बना हुआ तो फिर कोई इशू ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे जिनका क्वेरी है कि सर इस डेट जो यहाँ बताई गई है इसके अंतर्गत मेरा सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, और मैंने जब फॉर्म भरा तो मैंने उससे बहुत पहले जो सर्टिफिकेट बना था उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरा है। पहली बात, अगर आप एससी कैंडिडेट है, आप एसटी कैंडिडेट है, आप पीएच कैंडिडेट है, इट मींस मैं अगर बात करूं दो जो कैटेगरी यहाँ पर मेंशन है ओबीसी एमबीसी, इनको छोड़ करके अगर मैं एक बार के लिए बात करूं, ईडब्ल्यूएस की चर्चा अलग से करूंगा, अगर इनको छोड़कर एससी एसटी की इनकी बात करूं तो आपको तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है, आपके सर्टिफिकेट वाला टाइमिंग वाला कोई इशू आएगा ही नहीं, ठीक है। जो टाइमिंग वाली बात चल रही है पर्टिकुलरली ओबीसी और एमबीसी जो कैंडिडेट्स है, अभी हम आगे जाके ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, अभी फिलहाल हम सिर्फ ओबीसी और एमबीसी कैंडिडेट है उन्हीं के लिए ये बात कर रहे हैं। उनको ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए उससे पहले भी आपका है तो आप एफिडेविट बनाइए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन डालिए, आपका करंट वाला सर्टिफिकेट, उससे पहले का कोई इशू, जस्ट लाइक आपके पास एक 2014 का है, फिर आपने 15 में बनाया, फिर आपने 16 में बनाया, तो जितने सर्टिफिकेट पहले के वो सारे अटैच कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से, इस कारण से आपका जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आपने पहले बना रखा 2016 का आपके पास है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि इसकी वजह से आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। उसको लेकर निश्चिंत रहिए, उसको लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आपका
इस प्रॉब्लम के कारण या इस वजह से आपका जो सिलेक्शन है वो रद्द कर दिया जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। फिर आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आता है हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग रिजर्वेशन इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मस्ट बी इशूड बिटवीन 1/4/2022 से 22/9/2022 के बीच आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। तो वहां पर फिर से वही बिंदु आएगा कि ये तो वो टेन्योर है जहां पर अगर आपका इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे थोड़ा पहले जाए, अगर 1/4/2020 से 31/3/2020 के बीच में भी अगर आपने सर्टिफिकेट बनाया है तो भी उसको लेकर भी कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसके लिए क्या डालना है, एक एफिडेविट डालना है, उसको लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि क्या होगा सर, अब कैसे होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, SC, ST, OBC, MBC, EWS certificate is the case may be must not have been issued after the last date of submission of the application। ठीक है, लास्ट डेट के सबमिशन के बाद में अगर आपने कोई सर्टिफिकेट बनाया है तो वो वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, वो वैल्यू तब कर सकता है जब मान लीजिए आपने गड़बड़ कर रखी है बहुत लंबी सी, और बहुत लंबी सी मतलब आपके पीछे 1 साल का नहीं है, उससे 1 साल के पीछे का भी नहीं है। इट मीन्स आपने सर्टिफिकेट 2015-16 में बनवाया है और फॉर्म आपने उसी के आधार पर भर दिया। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको नए वाले, उससे पुराने वाले सर्टिफिकेट भी अटैच करने होंगे, और वो थोड़ा सा एक बिंदु रहेगा जहां पर आपको होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। SC, ST कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर कभी कोई इशू आ ही नहीं सकता। वो बिल्कुल मुझे फोन ना करें, निश्चिंत रहे। ठीक है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ मैरिटल स्टेट। अब मैरिटल स्टेट में बहुत सारे बच्चों ने पहले अनमेरिड लिख दिया है, किसी लड़की ने अनमेरिड डाल दिया, किसी लड़के ने अनमेरिड डाल दिया, अब पता चला कि उनकी शादी हो रखी है, और कुछ ने जानबूझकर अनमेरिड डाल दिया था, पता चला कि शादी हो रखी है, बच्चे भी हो रखे हैं। अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, अगर आपकी शादी हो रखी है बट बच्चे नहीं है, तो आराम से चीजें मैनेज हो जाएगी। आप पीछे की डेट में, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट में आप मैरिज सर्टिफिकेट बना लीजिए, और पीछे का मतलब है जो फॉर्म सबमिशन की डेट है उसके बाद में किसी डेट का आप एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के वो सबमिट कर सकते हैं, और आप ये मेंशन कर सकते हैं एफिडेविट के साथ कि सर फॉर्म भरने के बाद मेरी शादी हुई है, और उसके बाद में अब मेरी जो मैरिटल स्टेट है वो मैरिड में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। दूसरी सिचुएशन है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने पहले ही शादी कर ली है और उसके बच्चे भी है, इस तरह की जो सिचुएशन है इसको फेस करने के लिए आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो मेरा फॉर्मेट, जो मेरा फॉर्म है उसमें जो डिटेल्स भरी गई है वो बाई मिस्टेकनली भरी गई है, एक्चुअल मेरी डिटेल जो है ये है। ये वाला एफिडेविट आपको डालना पड़ेगा जिसमें आपको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा कि मेरी शादी जो है वो इस डेट को हुई है, इस डेट को मेरे पहले बच्चे के बर्थ हुआ है, सेकंड बच्चे का बर्थ इस टाइम हुआ है, और उस टाइम का मेरी सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। अगर अभी नहीं बनता है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 5, 10, 15 दिन एक्स्ट्रा मांग सकते हैं। एफिडेविट में आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं अगला 15 दिन में ये वाले जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट कर दूंगा। ठीक है, इसको लेकर डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए बच्चे हो गए हैं, आपने उसमें अनमैरिड दिखा दिया है, तो इस सिचुएशन में जो मैंने आपको बताया है वो वाला काम आपको करना है। इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सारी चीजें बहुत प्रॉपरली होगी। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, एफिडेविट रिगार्डिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद द डेट ऑफ बर्थ thereof and declaration of not having more than one spouse living and accepted dowry में। ये जो चीजें हैं ये बहुत ही कॉमनली है, हर नोटिफिकेशन में आपको देखने को ही मिलेगी। ठीक है, चिल्ड्रन का डिक्लेरेशन वैसे ही मैंने आपको बता दिया, जब आप मैरिज सर्टिफिकेट मेंशन कर रहे होंगे उसके साथ वैसे भी आपका चिल्ड्रन का जो डिक्लेरेशन है वो जाएगा, उसमें उनकी डीओबी भी होगी, कब किस बच्चे का बर्थ हुआ वो भी उसमें मेंशन होगा। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि क्या लिखना, आपको ये वाला मेंशन करना है कि टेक्निकल इशू की वजह से या इमित्र जो चालक है उसकी गलती की वजह से वहां पर मेरा मैरिटल स्टेट जो है वो अनमेरिड शो कर दिया गया था, मेरी मैरिड हो चुकी है, ये वाले सारे मेरे डॉक्यूमेंट हैं। आप सारे डॉक्यूमेंट उस एफिडेविट के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू डिवोर्स। जो डिवोर्स और विडो के जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी अगर बात करें, इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो सिंपल सी बात है, अगर विडो स्टूडेंट है तो उसके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसका, हस्बैंड का। और कैटेगरी अगर मान लीजिए ये नहीं है, इन केस ऑफ डिवोर्स वुमेन प्रूफ ऑफ डिवोर्स सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ जजमेंट डिक्री इशूड बाय द कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिडिक्शन। जब भी डिवोर्स की बात आती है तो उसमें आपको एक डिक्री मिलती है जो फैमिली कोर्ट्स है या फिर कोई भी एडीजे कोर्ट है,
जिसके पास फैमिली कोर्ट का पावर है, उसके थ्रू आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, वो एक ही पेज का होगा। ठीक है, अगर वो आपके पास है तो वो आपको क्या करना है, सबमिट करना है, वो डिग्री सर्टिफिकेट के रूप में ही आपकी वैलिडेशन को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी डिवोर्स और विडो कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए। फिर आगे चलते हैं, सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू दी डिसेबिलिटी। Certificate of disability in the prescribed format issued by the authorized certifying authority as per relevant rules if applicable। अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपने मान लीजिए कहीं पर मेंशन किया है किस से रिलेटेड कि भाई मैं किसी भी डिसेबिलिटी कैटेगरी को बिलोंग करता हूं, तो वो वाला सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, अटैच करना है। और वो पहले से आपके पास होगा, उसमें 1 ईयर 2 ईयर वाला कोई फंक्शन नहीं है, जब से आपका बना है तब से लेकर लाइफ टाइम वो वैलिड होगा। ठीक है, proof document regarding ex servicemen of claiming benefits of reservation, proof document certificate regarding outstanding sports person for claiming benefits of reservation। अगर आप एक्स सर्विसमैन पर्सन, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मेंशन करना होगा, या फिर आप किसी स्पोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपके पास नेशनल इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट है पार्टिसिपेशन का, वो आपको यहां पर मेंशन करना होगा। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी उन कैंडिडेट्स के लिए है, मान लीजिए अगर कोई भी बंदा पहले से किसी जॉब में सर्विस कर रहा है और वो चाहता है कि मेरी वहां की सर्विस भी काउंट हो और अब मैं अपनी जॉब चेंज करना चाहता हूं, ऐसे बंदों को एनओसी लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से, जिससे उनकी जॉब काउंट हो जाएगी। वो जरूरी नहीं कि एनओसी ले, वो चाहे तो रिजाइन करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आप रिजाइन करके ज्वाइन करेंगे तो वो टेन्योर जो आपने वहां पर स्पेंड किया है, आपने काम किया, वो इसमें काउंट नहीं होगा। और अगर आप वहां से एनओसी लेकर करेंगे तो वो सर्विस बुक जो वहां पर यूज हो रही है वही सर्विस बुक यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, और जो आईडी वहां पर यूज हो रही है डीडीओ के थ्रू वही आईडी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, और वो टेन्योर जो आपने काम किया है वो वाला टेन्योर जो है वो आपका सर्विस बुक है उसमें ऐड हो जाएगा, आपकी नई सर्विस बुक नहीं बनेगी। बट अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो मुझे एनओसी नहीं दे रहा है, तो आप डायरेक्टली रिजाइन करके ये वाली जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट एफिडेविट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, कब कब डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो ये वाली बातें तो मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है अगर कोई क्रिमिनल केस वगैरह हो। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आता है हमारे पास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये वाला बिंदु है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चों के इसको लेकर डाउट है। ठीक है, 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए हमें, 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। 1 इशूड बाय द प्रिंसिपल एकेडमिक ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन विच he or she has last educated, and 2 from responsible person। ठीक है, अब देखिए एक सर्टिफिकेट तो आपका जो भी लास्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज है उससे आपको लेना है। अब इस बिंदु को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक बच्चा है जिसने फोन किया और उसने कहा कि सर मेरी जो 10th है वो भी मेरी एनआईओएस से है, 12th भी एनआईओएस से है, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन भी डिस्टेंस से है। इट मींस कोई भी ऐसी स्कूलिंग ही नहीं है जो रेगुलर रही है। इस तरह की अगर सिचुएशन आपके साथ है तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा एफिडेविट बनाएंगे, उसमें मेंशन करेंगे कि मेरी सारी की सारी जो एजुकेशन है वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू हुई है, इसलिए मेरे पास रेगुलर सर्टिफिकेट कोई भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा होता है तो। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है जो 3 सर्टिफिकेट है उसमें 2 ऑलरेडी आपको बनवाने हैं, वो किसी भी 2 अच्छे अथॉरिटी वाले पर्सन से आप बनवा सकते हैं, जैसे तहसीलदार है या फिर कोई भी प्रिंसिपल की पोस्ट पे है या व्याख्याता की पोस्ट पे है, लेक्चरर की पोस्ट पे है, कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट पे है। ठीक है, तो उनमें से किसी से भी आप उसे साइन करवा सकते हैं। ठीक है, एकेडमिक ऑफ आगे चलते हैं अपन, एंड 2 फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल पर्सन नॉट रिलेटेड टू हिज हर यूनिवर्सिटी। भाई जिससे भी आप साइन करवा रहे हो, 2 अलग सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, जो अगर आप सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो वो दोनों बाकी जो 2 है वो भी मैं किसी प्रिंसिपल के साइन करवाना चाह रहा हूं, करवा सकते हैं, बट वो आपकी उस कॉलेज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए जिसमें आपने एजुकेशन ली है। इट मींस 2 डिफरेंट आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी बनवाने हैं जो डिफरेंट पर्सन के साइन होने चाहिए। वो आप चाहे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के बंदे से भी बनवा सकते हो, बट शर्त ये है कि एक सर्टिफिकेट, एक अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट जारी करेगी। इट मींस अगर आपकी स्कूल ने आपको सीसी दे दिया, आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया है, तो वहीं से किसी दूसरे पर्सन से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, किसी स्कूल के प्रिंसिपल से आप साइन करवा सकते हैं बाकी के 2 सीसी पे। ठीक है, नॉट मोर देन 6 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहां पर यह भी बात ध्यान रखना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जनरली अभी जितने भी आप सीसी बनाओगे आप लेटेस्ट बनाओगे, ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 6 मंथ वाली बात यहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है,
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास एक प्रूफ ऑफ आईडी होना चाहिए, जिनमें से जो भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है वो आप यूज कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक प्रॉब्लम आई है कि सर हमारे जो आधार कार्ड है उसमें जो एड्रेस दिया हुआ है वो अलग है, हमारे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है वो अलग है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके है तो उसके लिए पहली बात तो ये बिंदु आता है कि जो डॉक्यूमेंट अलग है वो कौन सा है, ये बिंदु महत्वपूर्ण है। अगर फिर भी आपको लगता है ऐसे इशू है तो उसके लिए आप एक एफिडेविट डाल सकते हैं अलग से, और उसमें आप दोनों ही डॉक्यूमेंट की पूरी रामकथा लिख सकते हैं। ये आधार कार्ड है, ये इसका आधार नंबर है, इसमें एड्रेस ये दिया हुआ है, और ये नया एड्रेस इसमें ये दिया हुआ है, नए वाले को प्राथमिकता दी जाए, ये मेरा रियल एड्रेस है, ये पुराना होने की वजह से इसमें अभी अपडेट नहीं हुआ है, ये वाला एफिडेविट आप जो है अलग से मेंशन कर देंगे। अगर चीजें सेम है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप आधार कार्ड लेकर आराम से जाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, आपने कभी भी अगर मूल निवास आपका जारी हुआ है लाइफ में कभी भी, और अगर डिजिटल लेवल पे हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने कभी भी मूल निवास आपका जारी हुआ है तो ऐसे मान के चलिए बस वो ही एक इनफ है। अगर मान लीजिए 2016 में आपका जारी हुआ है, अब नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है, मूल निवास जो है वो जीवन में एक बार बनेगा, ये थ्योरी काम में ली जाती है। इट मींस अगर आपका 2015, 16, 17 कभी भी बना हुआ है तो फिर से आपको उसे एक्सटेंड करवाने की आवश्यकता नहीं है, इट मींस नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोटोग्राफ। टू रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ आपको चाहिए। ठीक है, ऑल द प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ड्यूली filled up evidently later attached with notice at the time of document verification। ठीक है, ये वाले जो नोटिस वगैरह की बात यहाँ पर चल रही है वो सारी चीजें आपको वहां पर सेपरेटली समझाई जाएगी। ठीक है, कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट उनकी तरफ से आपको मिलेंगे और वो आप वहां पर डिलीवर कर देंगे। तो ये बात होगी हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी। ठीक है, मुझे लगता है हर बिंदु को मैंने बहुत अच्छे से टच कर लिया है। इसके बाद कुछ नोट्स है, उनकी अगर बात करें तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो टीएडीए नहीं दिया जाएगा, ये वाली सारी बातें हैं। अब यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो मैं सेपरेटली मेंशन करना चाहूंगा। सेपरेटली इन द सेंस कि डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई और क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आपके साथ हो सकती है। ठीक है, इनके अलावा जितनी भी बातें अपन कर रहे हैं, इनके अलावा हमें सेपरेटली किसी भी सर्टिफिकेट की हमें अलग से आवश्यकता नहीं है। या पहले से मान के चले जितने भी सर्टिफिकेट हमने डिस्कस किए हैं वो वाले सर्टिफिकेट राइट नाउ हमें चाहिए। अब आप इनके बियॉन्ड कितने सर्टिफिकेट, जैसे आप में से किसी बच्चे ने पूछा था सर मेडिकल नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी हमें ना तो पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत है और ना ही हमें किसी मेडिकल की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखें, और अगर फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आपके रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो अपना डाउट है वो मेंशन कर सकते हैं कि सर ये वाला मेरा डाउट है, इसका प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अपनी प्रॉब्लम आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आपके किसी तरह का डिफरेंट टाइप का कंफ्यूजन डाउट रहता है तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं उसके लिए मैंने अपनी तरफ से सारी डिटेल्स आपको मेंशन कर दी है। अगर आपके इनके बियॉन्ड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, फोन कॉल मैसेजेस ना करें, आप कमेंट बॉक्स में ही अपना जो डाउट है वो मेंशन कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करेंगे, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद आगे का जो वीडियो है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा प्रीफरेंस का सेटअप है वो हमें किस तरह से करना है, प्रीफरेंस कैसे भरेंगे, किस तरह की बातें हमें प्रीफरेंस भरते टाइम ध्यान रखना है, कहां पर काम कम होगा, कहां पर काम ज्यादा होगा, कहां पर हमारे पास जो सैलरी बढ़ाने के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। इस तरह की जितनी भी डिस्कशंस है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके लिए, जो विनर चॉइस है उसके ऑफलाइन बेस से 77 स्टूडेंट एक ही बैच में से सिलेक्ट हुए हैं, जो हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए बहुत 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 अच्छी बात है। ठीक है, और उन सभी बच्चों के जो डिटेल है वो हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, उनकी पूरी लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, कौन कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। आप सभी को आने वाले भविष्य की सभी को शुभकामनाएं। आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं
नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो होगा प्रीफरेंस से रिलेटेड। प्रीफरेंस कैसे भरना है, क्या बातें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से बिंदु है जिनको ध्यान में रख के हमें प्रीफरेंस फॉलो करना है, और कैसे हम होम डिस्ट्रिक्ट में, होम प्लेसेस में कैसे हम पोस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।